कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं। बच्चों आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यानपूर्वक समझने हैं क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। बच्चों हमने पढ़ी थी परिमेय संख्याएं, तो बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम कहते हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के, मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इसे हमने क्या कहा था? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। अब अपरिमेय कौन कौन सी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, अंडर रूट नहीं निकलता, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं, है ना। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जाता उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी। हम सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे मान लो 8 और 9, इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं है ना। दोनों में किसी समान संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब 8 और 9 कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। अगर मैं लिखता 12 और 14 तो इन दोनों में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है। उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए वो क्या है? सहअभाज्य संख्या है। एक तो ये ध्यान रखना है। और बच्चों आपके इसमें एक प्रमेय है, प्रमेय है आपके 1.3। इस प्रमेय का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको प्रमेय करनी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रमेय में कहा गया है कि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के बिना स्क्वायर में भी उस संख्या का भाग जाएगा। कैसे? देखो, अगर मान लो 10 के स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो 10 में भी किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। अब 10 का स्क्वायर तो होता है 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 50 बार, और 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। तो देखो, किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो इस संख्या के बिना स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा। मतलब प्रमेय है कि P का भाग A स्क्वायर में जाता है, P A स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो P A को भी विभाजित करेगा। A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। देखो, अगर स्क्वायर में भाग जाता है तो बिना स्क्वायर में भी क्या जाएगा? भाग जाएगा। लेकिन दोनों का जो उत्तर आएगा वो उत्तर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ये क्या है? आपके प्रमेय नंबर 1.3 है। तो इन थोड़ी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके बताना है कि जो √5 है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। तो बच्चों जब भी आपके अपरिमेय सिद्ध करना आएगा तो आप इसको उल्टा मानोगे, मतलब परिमेय मानोगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखोगे माना। इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे √5, √2, √3, √7, सबके लिए सेम तरीका है सवाल को हल करने का। ठीक है ना। माना कि √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा ये लिखनी है पहली लाइन, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों यदि ये परिमेय है तो परिमेय को हम कैसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में। तो ये जो √5 है इसको आप कैसे लिख सकते हो? P बटा Q के रूप में। तो लिखो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा Q हो जाएगा, जहां पर Q का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक है, हो गया। तो पहले स्टेप हमेशा परिमेय मानेंगे इसे, और परिमेय मान लिया तो इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है? आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों साइड आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखो, √5 का भी करेंगे वर्ग
और p बटा q का भी करेंगे वर्ग। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया। अब देखो वर्क करेंगे, तो बच्चों जब भी किसी अंडररूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर से अंडररूट कट जाता है, तो केवल कितना आएगा 5 आएगा, बराबर। देखो ये स्क्वायर p के ऊपर भी होता है और q के ऊपर भी होता है, तो यहाँ आएगा p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखो ये q भाग में है, तो इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, गुणा में, भाग में तो किसमें आ जाएगा, गुणा में, तो यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, मान लिया। अब देखो ये जो 5 है ये किसको विभाजित करेगा, p स्क्वायर को, मतलब अगर इधर गुणा में तो उधर भाग में जाएगा, और यहाँ चिन्ह बराबर का है, मतलब 5 का भाग p स्क्वायर में जाएगा कितनी बार, q स्क्वायर बार। जैसे यहाँ पर देखो 2 × 5 बराबर 10, तो 2 का भाग किस में जाएगा, 10 में जाएगा ना, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ भी 5 का भाग किस में जाएगा, p स्क्वायर में, मतलब 5 किसको विभाजित करता है, p स्क्वायर को, तो 5 p को भी विभाजित करेगा प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार। देखो मैंने कहा p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यदि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो ये 2 लाइनें लिखनी है, क्योंकि 5 क्या करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर बेटा 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, अगर 5 का भाग p स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग p में भी जाएगा। आप चाहे तो लिख सकते हो क्यों जाएगा, प्रमेय नंबर 1.3 से। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन है वो हमने इसको देख के बनाए ना, कि 5 का भाग किस में जाता है, p स्क्वायर में। अब इसको देख के हम एक लाइन और बनाएंगे। मैंने क्या बताया था, अगर 5 का भाग p स्क्वायर में जाएगा तो उत्तर q स्क्वायर आएगा, अगर 5 का भाग p में जाएगा तो उत्तर अलग आएगा। देखो अगर स्क्वायर में भाग गया तो उत्तर 50 आया, और बिना स्क्वायर में भाग गया तो उत्तर कितना आया, 5 आया। तो देखो अगर हम 5 का भाग किस में देंगे, p में, किस में देंगे, p में, है ना। 5 का भाग p स्क्वायर में दिया तो उत्तर q स्क्वायर आया, है ना। अगर 5 का भाग p में देंगे तो उत्तर कुछ अलग आएगा, मान लो उत्तर क्या आएगा, r आएगा। क्या आएगा, r। देखो अपनी तरफ से कोई सा भी अक्षर मान सकते हैं। 5 का भाग p स्क्वायर में दिया तो उत्तर q स्क्वायर आया, अगर 5 का भाग केवल p में दिया तो उत्तर क्या आया, r आया। ठीक है, हो गया। अब देखो बेटा यहाँ से ये जो p का मान आया इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। p का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, ये रहा समीकरण 1। देखो 5q स्क्वायर का तो 5q स्क्वायर। अब देखो p की जगह p का मान कितना है, 5r, और p के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5q स्क्वायर बराबर, बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और r का स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर। अब देखो 5 से ये कट रहा है 1 बार और 5 से ये कट रहा है 5 बार, या 5 को उधर भेजोगे ना तो 5 बार ही कटेगा। तो बताओ क्या आ गया, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा लंबी प्रोसेस है इसकी, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे ना तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो देखो यहाँ क्या, अगर 5 ये गुणा में इधर भाग में जाएगा तभी 25 को कितनी बार काटेगा, 5 बार ही काटेगा ना। तो मैंने 5 इधर भी काट दिया, 5 इधर भी काट दिया। तो बताओ क्या आया, यहाँ आया q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर क्या आया, 5r स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखो तभी सही है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, क्योंकि बीच में बराबर है ना तो आगे पीछे आप लिख सकते हो। अब देखो सेम इसी प्रकार की 2 लाइनें लिखनी है। 5 किसको विभाजित करता है, q स्क्वायर को, क्योंकि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है ना, अगर बेटा 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा।
इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। 5 Q को भी विभाजित करेगा। देखो 5 का भाग P में भी जाता है और 5 का भाग Q में भी जाता है। 5 का भाग P में भी जाता है, 5 का भाग Q में भी जाता है। मतलब 5 क्या है? P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने तो शुरू में क्या समझा था कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन अपना जो उत्तर आया उसमें P और Q का क्या आ गया? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, और वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो बस आपको यहाँ तक करना है और फिर उसके बाद 2-3 लाइनें आपको हिंदी वाली लिखनी है। कैसे लिखनी है? देखो यहाँ A मतलब क्या नाम है? P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। किंतु या परंतु लिख सकते हो, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना? यहाँ P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन हमने जो माना था, किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी मान्यता या कल्पना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है कि जो हमने माना, परिमेय आएगा यहाँ। हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, गलत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, निकलता है कि √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो इस प्रकार आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। ये हिंदी वाली लाइन है तो बच्चों आपको याद कर लो, रट लो, याद करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से ये सवाल आपके समझ में आ जाएगा। इस √5 की जगह आपके कोई सा भी नंबर आ सकता है, जिससे आप बड़ी आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हो। इसकी जगह 5 आ जाए, 3 आ जाए, जैसे आपके मतलब ये इस टाइप का सवाल इस प्रकार से होगा आपके। जैसे उदाहरण नंबर है आपके 9 भी इस टाइप का है। उदाहरण नंबर 9, इसमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर यहाँ पर आ जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर इसको आप कैसे करोगे? सेम इसी तरह से सबसे पहले उसको क्या मान लोगे? माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, मतलब इसका विपरीत मान लेंगे। मान लिया अगर परिमेय है तो परिमेय को आप कैसे लिख सकते हो? P/Q के रूप में या A/B के रूप में। तो ये जो √3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। और P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इधर इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर आएंगे तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो अब क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो इधर √3 का भी वर्ग करेंगे और P/Q का भी वर्ग करेंगे। तो इस स्क्वायर से √ कट जाएगा तो 3 आएगा। P का स्क्वायर P हो जाएगा और Q का स्क्वायर Q हो जाएगा। अब देखो ये Q² भाग में, तो इधर काय में आ जाएगा? गुणा में किसके? 3 के। ठीक है? अब देखो यहाँ पर
इस कंडीशन से 2 × 5 बराबर 10 है, तो यहाँ 3q² बराबर p² है ना। तो देखो 2 का भाग किस में जाता है 10 में, तो यहाँ 3 का भाग किस में जाएगा p² में। तो देखो 3 p² को क्या करता है विभाजित करता है। तो प्रमेय बताई थी मैंने, अगर 3 में 3 का भाग p² में जाएगा तो 3 का भाग किस में जाएगा p में भी जाएगा। 3 का भाग p² में जाएगा तो 3 का भाग p में भी जाएगा। क्यों जाएगा, प्रमेय नंबर 1.3 से, ठीक है। लेकिन अगर 3 का भाग p² में देंगे तो उत्तर अलग आएगा, और 3 का भाग हम किस में देंगे p में देंगे तो उत्तर अलग आएगा, और वो अलग उत्तर क्या होगा r होगा, ठीक है। अब जो यहाँ से ये p का मान है उसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान कहाँ है भाई, देखो ये समीकरण 1 क्या है 3q² का 3q² बराबर का बराबर p की जगह p का मान 3r, तो यहाँ आ जाएगा कितना 3r, ठीक है। p के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9 होता है, कितना होता है 9। अब देखो 3 से ये कटेगा 1 बार और 3 से ये कटेगा 3 बार, तो q² बराबर कितना आ गया, यह आ जाएगा 3r² आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे बराबर में ना तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, तो यह आ जाएगा 3r² बराबर q²। तो सेम ये कंडीशन आ गई, ऐसी 2 लाइनें बनाएंगे। 3 का भाग किस में जाएगा q² में, तो चूंकि 3 q² को विभाजित करता है तो 3 किसको विभाजित करेगा q को भी विभाजित करेगा, मतलब 3 का भाग p में भी जा रहा है और 3 का भाग q में भी जा रहा है, मतलब p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने मानी थी कि ये परिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं है, ये कौन सी है अपरिमेय है, क्योंकि इसका तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, ये तो सहभाज्य नहीं है ना। हमने तो क्या माना था कि दोनों सहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, कितना है 3, किंतु या परंतु लिख सकते हो, इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। विरोध प्रकट हो गया कि इसका तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन इसका तो एक गुणनखंड आ गया। अतः हमारी मान्यता या कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है कि अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। तो बच्चों इस प्रकार का जो सवाल आएगा उसमें आपको ध्यान रखना है, मतलब इसी टाइप से आपको करना है, चाहे वो कैसा भी सवाल हो, मतलब इसमें √3 लिखा हो 5 लिखा हो 7 लिखा हो 2 लिखा हो, वो इसी टाइप से आपको करना है। तो 1-2 बार अगर आप देखते हो अच्छी तरह से तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उतारो पहले, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके बचे हुए सवाल करेंगे तो वो थोड़े अलग टाइप के हैं, है ना, वो आसान है इनसे, तो वो देखते हैं अगली क्लास में। उतारो पहले आप।